सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 9वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं मुकीम सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस मज़ेदार सी क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन से वीडियो लेक्चर में हम लोग नायक बैच के अंतर्गत 9वीं कक्षा के हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्यारे बच्चों कहानी का प्लॉट। यह जो चैप्टर का वीडियो लेक्चर होने वाला है वन शॉट होने वाला है, यानी प्यारे बच्चों आज की इस मजेदार सी क्लास में हम लोग कहानी का प्लॉट नामक कहानी को बड़े ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। साथ ही इस चैप्टर में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और साथ ही प्यारे बच्चों जितने भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों का भी डिटेल सोल्यूशन आज की इसी क्लास में हम लोग करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी में एक दरोगा जी होते हैं जो दरोगा के पद पे कार्यरत होते हैं। उन्हीं के भाई मुंशी जी हुआ करते हैं। जब दरोगा जी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है ना कि मुंशी जी के जिंदगी में मानो तो अंधेरा ही छा जाता है। उसी गरीब भरी जिंदगी में उनकी एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम प्यारे बच्चों इस कहानी में भगजोगनी बताया गया है। उसी भगजोगनी का और साथ ही एक गरीब बाप बेटी का दस्तान इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। काफ़ी ही दर्दनाक कहानी है। इस पाठ को प्यारे बच्चे शुरू से अंत तक जरूर देखना, बहुत मज़ा से आपको तमाम कहानी समझ में आने वाली है ना बच्चों। तो चलिए बिना समय गवाए इस मज़ेदार सी क्लास को बड़े ही मज़ेदार तरीके से शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम लोग हिंदी के किसी भी पाठ को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है जानना कि उस कहानी को लिखने वाले कहानीकार कौन हैं, उस कहानीकार का जन्म कब और कहाँ पे हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके एग्जामिनर यहीं से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इस कहानी के कहानीकार के बारे में। तो ये रहे प्यारे बच्चे हमारे कहानीकार साहब, नाम है इनका शिवपूजन सहाय। क्या नाम है प्यारे बच्चे? शिवपूजन सहाय। सबसे पहले याद रखिएगा यह जो हमारा पाठ गद्य की कौन सी विद्या है प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कि यह कहानी का प्लॉट पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो आप कहोगे सर यह एक कहानी है, यह एक कहानी है। इस कहानी को लिखने का काम कौन करते हैं? तो ये करते हैं हमारे प्यारे बच्चों शिवपूजन सहाय जी। इनके जन्म के बारे में याद रखिएगा कि सन 1893 का वो टाइम होता है जब बिहार के बक्सर जिला और बक्सर जिला के अंतर्गत एक उनवास नामक सुप्रसिद्ध गांव है, यहीं पे इनका जन्म होता है। प्यारे बच्चों, इनके बचपन का नाम जो है वो भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद में उन्होंने बनारस की अदालत में नकलवीस की नौकरी की और बाद में प्यारे बच्चे वे हिंदी के अध्यापक बन जाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को ये याद रखनी है शिवपूजन सहाय का जन्म कब होता है। तो आप कहोगे सर 1893 में होता है। कहाँ पे होता है? बिहार में होता है। बिहार के किस जिला? आप कहोगे सर बक्सर जिला। बक्सर जिला के कौन से गांव में? तो आप कहोगे सर उनवास नामक गांव में। आई बात समझ में? और इनके बचपन का नाम पूछा जाए प्यारे बच्चे तो भोलानाथ था। शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तो भोलानाथ था। जब ये 10वीं की परीक्षा पास करते हैं प्यारे बच्चे, उसके बाद में बनारस अर्थात वाराणसी में अदालत में नकलवीस की पद पे ये नौकरी करने लगते हैं। बाद में वे हिंदी के अध्यापक भी बन जाते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय में लेखकों में बहुत लोकप्रिय थे, सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालयन, माधुरी बालक इत्यादि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। प्यारे साथियों, यह बात है सन 1920 के हो रहे असहयोग आंदोलन के बारे में। याद रखिएगा कि सन 1920 में प्यारे बच्चे सन 1920 में ना एक आंदोलन चला था जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। अ मतलब होता है नहीं, सहयोग मतलब सहयोग करना। महात्मा गांधी इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले होते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि अब हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी तमाम वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, सरकारी विद्यालय का बहिष्कार करेंगे, सरकारी पदों का बहिष्कार करेंगे और इसी पदों का बहिष्कार करने के तौर पे ये क्या करते हैं, हिंदी के अध्यापक जो रहते हैं ना, तो हिंदी के अध्यापक पद से इस्तीफा दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, अर्थात रिजाइन लेटर साइन कर देते हैं प्यारे। और ये असहयोग आंदोलन के उपलक्ष्य में अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। जब असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था ना बच्चों, तब भारत के बड़े बड़े
समझ रहे ना, पद पे बैठे हुए भारतीय लोग पद को छोड़ दिए थे। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज से तमाम बच्चे अपना नाम मतलब समझिए स्कूल ही छोड़ दिए थे, विद्यालय का परित्याग कर दिए थे, कॉलेज छोड़ दिए थे, सरकारी पद छोड़ दिए थे, सरकारी वस्तुओं को खरीदना मतलब अंग्रेजी वस्तुओं को खरीदना बेचना तमाम चीज़ें छोड़ दिए थे, ताकि अंग्रेज यहाँ से मजबूर होकर हमारे भारत को छोड़कर हमेशा के लिए वापस इंग्लैंड चला जाए। बाद में प्यारे बच्चों क्या होता है ना कि इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। और यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है कि मतवाला संपादक मंडल में कौन थे, तो बच्चे शिवपूजन सहाय जी थे। ये बिल्कुल याद रखना है। 1963 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। यानी प्यारे बच्चे 1963 का वो टाइम होता है जब इनका देहांत हो जाता है, अर्थात निधन हो जाता है, मतलब परम पिता परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिला था। मतलब ये तमाम गतिविधियों में अन्य विभाग में कार्यरत होने के कारण, काम करने के कारण इनको स्वलेखन, स्व मतलब होता है प्यारे बच्चे अपना, लेखन मतलब लिखना, यानी अपने बारे में लिखने में उनको काफ़ी ही ज़्यादा कम टाइम मिला, जिसकी वजह से वह स्वलेखन का काम नहीं कर पाए। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है प्यारे, जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। उनका एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है देहाती दुनिया। प्यारे बच्चे देहाती दुनिया एकमात्र उनका उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश में ठेठ भाषा में उभारता है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। कहानी का प्लॉट जो है और मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर इन्होंने हिंदी कथा का साहित्य की श्री वृद्धि की है। मतलब प्यारे बच्चों कहानी का प्लॉट की बात करें या फिर हम अन्य मार्मिक कहानियों की बात करें, शिवपूजन सहाय बहुत सारे मार्मिक कहानियों को लेकर हिंदी साहित्य की गरिमा और ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। कौन प्यारे बच्चे, तो ये शिवपूजन सहाय जी करते हैं। आई बात समझ में। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि विभूति देहाती दुनिया, इसको भूल नहीं जाना, विभूति देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब इत्यादि पुस्तकों के अलावा, है ना, इत्यादि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध इत्यादि समय समय पे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहते हैं। साथ ही उनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित हो चुका है। तो इतने बड़े प्यारे बच्चों ये रचनाकार थे जिसका नाम शिवपूजन सहाय था। अब आइए बड़े ही मज़ेदार तरीके से इस हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। इससे पहले जान लीजिए कि इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह इत्यादि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। बच्चों इस पाठ के माध्यम से शिवपूजन जो सहाय नामक कहानीकार है ना, ये दहेज प्रथा पे आवाज उठाने का काम करते हैं। बहुत समय पहले की बात है प्यारे बच्चे, जब छोटी छोटी बच्चियों का शादी बड़े बड़े पुरुषों से कर दिया जाता था, जिसे हम लोग बाल विवाह नामक प्रथा के रूप में जानते हैं, है ना। बहुत समय पहले सती प्रथा का भी, हालांकि राजा राम मोहन के समय में तो ये 1829 के आसपास अंत हो ही गया, बट सती प्रथा भी चल रही थी। प्यारे बच्चे आप लोग जानते हो सती प्रथा किसे कहते हैं? जल्दी से आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताओ जी कि सती प्रथा के बारे में क्या जानते हो आप लोग। सती प्रथा कहते हैं जब मान लेते हैं प्यारे बच्चे किसी भी पत्नी का यदि पुरुष मर जाए, आई बात समझ में, किसी भी पत्नी का पुरुष मर जाए अर्थात उसका पति मर जाए तो चिता पे जिंदे उसे भी उसके साथ जलना पड़ता था। कितना कुव्यवस्था थी प्यारे बच्चे। इसी व्यवस्था को सती प्रथा कहा गया। बहुत सारे हर समय में अलग अलग प्रकार के समाज सुधारक लोग आए और इन समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया और इन तमाम कुरीतियों को दूर किए, जिसमें से एक ये भी था वृद्ध विवाह। वृद्ध मतलब बूढ़े लोगों की विवाह हो जाती थी छोटे मोटे लड़कियों से, है ना। और यहाँ पे दहेज तिलक की निर्मम प्रथा, यानी सुंदर सुंदर कन्याएं, अच्छी अच्छी लड़कियां दहेज के कारण, समझ रहे हो ना, बहुत सारी यातनाओं का शिकार हो जाती थी, है ना।
साथ ही बताए गए हैं प्यारे बच्चे कि तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। भगजोगनी के पिता अर्थात मुंशी जी के पास में उतना रुपया पैसा धन नहीं होता है कि अपनी परम सुंदरी बेटी भगजोगनी का विवाह किसी अन्य पुरुष, किसी बढ़िया पुरुष से कर सके। मुद्रा ना होने के कारण, दहेज ना होने के कारण, तिलक ना देने के कारण एक वृद्ध व्यक्ति मतलब एक बहुत ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ उसका शादी कर दिया जाता है। तरुणाई प्रांत प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और उसके साथ कुछ ही समय शादी के बंधन में बंधी रहती है। उसी के ठीक कुछ दिनों के बाद की बात है प्यारे बच्चे कि उसका भी पति उस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और वह भगजोगनी विधवा हो जाती है। प्यारे बच्चे, विधवा किसे कहते हैं? तो जिसके पति मर जाते हैं वो स्त्री विधवा हो जाती है, और जिसके स्त्री मर जाती है वह पति विदुर कहलाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आपको हम पढ़ाएंगे। और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। देखिए कितने क्रूर व्यवस्था थी प्यारे बच्चे कि जब उसका अपना एक वृद्ध पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है ना, उसके बाद में अपने ही सौतेले बेटे, समझना सौतेला बेटा किसे कहते हैं? हाँ, तो अपने ही सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य आखिर क्या करती? स्वीकार कर लेती है। यह नारी की नियति है, यह नारी की नियति है। और यहाँ पे इतने बड़े कष्टमय जीवनों को स्वीकार कर देती है ना बच्चों। आज भी बहुत जगह नारियों के सम्मान में, हालांकि बहुत सारे लोग ना जब किसी लड़की के साथ रेप हो जाते हैं तो कैंडल मार्च निकालते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो नारी का सम्मान नहीं करते, बट हमें करना चाहिए। क्योंकि आप एक सॉन्ग प्यारा सा सुने होंगे कि धर्म की रक्षा करते करते भारत माँ लुट जाएगी, है ना बच्चों? कि धर्म की रक्षा करते करते भारत माँ लुट जाएगी, आज मेरी आसिफा लुट गई, कर तेरी वरी लुट जाएगी, अब घर से निकलो बाहर, हैवान हिंद पर भारी है, जिसकी पूजा की सदियों से क्यों डर में वो नारी है, क्यों डर में वो नारी है, क्यों डर में वो नारी है। कसम तुझे तेरे अल्लाह राम गुरु नानक ईसा महान की, धर्म लड़ाई लड़ते रहेंगे, बात यहाँ इंसान की। सुने हो ना ये प्यारा सा सॉन्ग? तो इस सॉन्ग के माध्यम से जब जब किसी लड़कियों का बलात्कार होता है तो ये प्यारा सा, प्यारे बच्चे, ये जो सॉन्ग है ये बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें धर्म लड़ाई, आपस की मतभेद तो ये हमारी होती रहेगी प्यारे, लेकिन स्त्रियों की रक्षा करना तमाम मनुष्यों का सबसे परम कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि वही लड़की किसी की माँ होती है, वही लड़की किसी की बहन, वही लड़की किसी की पत्नी होती है प्यारे। तो जब हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, अपने माता पिता की इज्जत का परवाह है, तो हमें अन्य लड़कियों की भी इज्जत की परवाह होनी चाहिए। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ से प्यारे बच्चे हमारी पाठ की शुरुआत होती है। प्रस्तुत कहानी, कहानी का प्लॉट कहानीकार शिवपूजन सहाय की अमर कहानी में से एक है। यानी शिवपूजन सहाय जितने भी कहानियों की रचना किए हैं ना प्यारे बच्चे, इन तमाम कहानियों में सबसे अमर कहानी कहलाई कौन सी कहानी प्यारे बच्चों? तो ये है कहानी की प्लॉट, कहानी की प्लॉट। अब देखिए इसमें कहानीकार ने सामाजिक कुरीतियों तथा दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी जैसी सुंदरी दुर्भाग्यपूर्ण नियति की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। यानी प्यारे बच्चों इस पाठ के माध्यम से ये जो लेखक है ना, ये भाग्य की मारी, हम भाग्य की मारी ही कह सकते हैं, दुर्भाग्यवश एक सुंदर सी भगजोगनी है ना, दुर्भाग्य सुंदरी भगजोगनी जो सुंदरता की मारी होती है, काफ़ी ही ज़्यादा सुंदर होती है, लेकिन ये दुर्भाग्यवान होती है। मतलब ये दुर्भाग्य की होती है, नियति की ओर लोगों का इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है। और कि किस प्रकार दानव दहेज की निर्ममता के कारण बूढ़े वर का वरण करने को वह मजबूर हो जाती है, कि किस प्रकार से वह गरीब होने के कारण, उसके पास तिलक देने के लिए पैसे ना होने के कारण वो क्या हो जाती है प्यारे बच्चे, कि वह बूढ़े वर मतलब कहते हैं कि जब मान लेते हैं किसी लड़की को किसी से शादी होता है ना, तो जिसे कि वर वधू समझते हो,
वर कहते हैं दूल्हा को और वधू कहते हैं दुल्हन को, है ना। तो यह जो भगजोगनी होती है मुंशी जी की पुत्री, ये परम सुंदरी कन्या होती है, बट इनके पिताजी के पास में धन का अभाव होता है, मुद्रा नहीं होता है, वे तिलक का पैसा नहीं चुका सकते थे। यही कारण है प्यारे बच्चों की क्या होता है ना कि इस सुंदर सी भगजोगनी का शादी एक बूढ़े व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है, और ये मजबूरी में मजबूर होकर ये बात स्वीकार भी कर लेती है, कह देती कि ठीक है पापा, हम इसी के साथ रह लेंगे। कहानी इस प्रकार है कि कहानीकार के गांव के पास किसी गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। उनमें एक उनकी पुत्री थी जिसका नाम भगजुगनी था। प्यारे बच्चों, कहानी इस प्रकार है कि लेखक जिस गांव के थे ना, बक्सर के जो थे प्यारे बच्चे, बिहार के बक्सर जिला में जो थे लेखक, इन्हीं के गांव के कुछ दूर बगल में एक गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहा करते थे। बूढ़े कौन रहते थे प्यारे बच्चे? मुंशी जी रहा करते थे। उन्हीं की एक पुत्री थी जिसका नाम था भगजोगनी। भगजोगनी का रूप नाम के अनुरूप था। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे, लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपना जिंदगी में ही फूंक डाला। उनके मरने के बाद में सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी। मरने के बाद उसी घोड़ी को बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध कर्म बड़े ही धूमधाम से प्यारे बच्चों कराया गया था, है ना। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं भूलना है ना। ये चीज़ें बिल्कुल, हाँ, ये चीज़ें प्यारे बच्चे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक ना। हाँ, तो देखिए, एक गांव में यानी कहानीकार के गांव के पास ही एक गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहा करते थे। उन्हीं की एक बेटी थी जिसका नाम प्यारे बच्चे भगजोगनी था। इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम दरोगा जी था, है ना। और ये क्या करते थे कि थाने में बड़े पुलिस दरोगा भी थे, लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही वो लुटा दिए। हम कहते, उसे लोग कहते ना कि थाने की कमाई और फूस का तापना बराबर होता है। तो ये दरोगा जी थाने में जो भी रकम कमाए, जो भी मुद्रा कमाए, सारे के सारे पैसों को समझिए कि वो अपने जीवन में ही उड़ा दिए। और साथ ही बताए जा रहे हैं प्यारे बच्चे कि मरने के बाद में मात्र उनके पास में एक तुर्की घोड़ी थी। कैसी घोड़ी थी प्यारे साथी? कहेंगे कि उनके पास एक तुर्की घोड़ी थी, और उस तुर्की घोड़ी को बेचकर लास्ट में उनका अंत्येष्टि संस्कार हुआ, मतलब उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब यहाँ पे आते हैं कि दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। और जाहिर सी बात है ना प्यारे बच्चे, आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पे क्या होता है ना कि किसी के भाई, किसी के मतलब घर में कोई भी सदस्य यदि पुलिस, आर्मी, दरोगा ये लोग होते हैं ना, तो दूसरे व्यक्ति लोग समझता है ना कि हम ही पुलिस दरोगा है ना। अगर किसी के फैमिली में कोई भाई हो गया या चाचा भतीजा जो भी हो, यदि पुलिस दरोगा कोई भी यदि सरकारी पदासीन होते तो कहते क्या, भैया दरोगा हैं हमारे, चाचा दरोगा हैं हमारे, है ना। मतलब वो समझता है कि हम ही दरोगा है। अपने भाई का जॉब होने की वजह से वो भी अपने आप को जॉब वाला समझता है, और जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जिस प्रकार से वो खर्चीले मिजाज के थे, ये भी अपने आप को समझता है कि हम भी बहुत बड़े धनी हैं। तो जब दरोगा जी कि जब जमाना चल रहा था, दरोगा जी जब मोटी रकम कमा रहे थे, मुंशी जी ने भी बहुत घी के दिए जलाए थे। घी के दिए जलाना का मतलब होता है प्यारे बच्चे खुशियां मनाना, मतलब अनाधुन पैसा खर्च करना। हम कहे घी के दिए जला रहे थे। उनके मरते ही सारी अमीरी बालू के भीत भी ढह गई। जैसे दरोगा जी मरे तब बालू के भीत समझते हो प्यारे बच्चों, बहुत समय पहले की बात है जब गांव में एक मोटी दीवार बनाकर केवल मिट्टी का मकान बनाया जाता था। उस मिट्टी से बने मकान को भीत का घर कहते हैं, समझ रहे हो ना। तो मिट्टी से बने हुए मकान को भीत का घर कहा जाता था, जिसमें ईंट पत्थर नहीं होते थे, वो केवल और केवल मिट्टी की बनी होती है प्यारे बच्चे। ठीक उसी प्रकार से जब मान लेते हैं बालू की भीत बनाएंगे ना, अरे बालू को आप ऐसे खड़ा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, दीवार की भांति। तो जैसे करोगे वो भीत की भांति क्या करेगा? नीचे गिर जाएगा। तो ठीक जैसे ही दरोगा जी दुनिया से चले जाते हैं, इनका जो अमीरी का जो बालू का भीत था ना, अचानक से ढह जाता है। मतलब हम ऐसा कहे कि ये अमीरी से चंद मिनट मतलब लगता है ये गरीबी में प्रवेश कर जाते हैं। चूल्हा चक्की भी ठंडी हो जाती है। जो एक दिन बटेरा का शोरबा सुकड़ता था, अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगा। एक ऐसा घर जहाँ पे अन्य बहुत सारे प्रकार के व्यंजन अर्थात पकवान बना करते थे, समझ रहे हो ना।
घी, हर चीज़ में घी, मक्खन इत्यादि बड़े महँगे-महँगे व्यंजन खाने को मिलते थे। जिस मुंशी जी को जैसे भाई इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, इनको खाने के लाले पड़ जाते हैं। यानी भर पेट खाने के लिए इनको भोजन नसीब नहीं होता है। इनकी चूल्हा ठंडी हो जाती है ना? इनकी चूल्हा प्यारे बच्चों क्या हो जाती है? चूल्हा जो है ना वो ठंडी पड़ जाती है, और ठंडी पड़ने का मतलब हुआ कि चूल्हा पर बनाने के लिए कोई इनके पास साधन ही नहीं रहता है कि भाई हम क्या पकाएं, क्या खाएं। और ये एक मुट्ठी चना चबाकर, चंद चने मतलब कुछ चना चबाकर ही अपना जीवन यापन करने लगते हैं। मुंशी जी की ऐसी दशा देखकर लोग कहने लगे थे, थानेदार की कमाई और फुस का तापना दोनों बराबर होता है। अब लोगों को लगा, हो मुंशी जी, अरे आप तो बहुत घी के दिए जला रहे थे, अपने आप को अमीर बन रहे थे, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बताओ जी। जिस दिन तुम्हारे घर में एक बार जब बैठते थे तो बड़ा सा टेबल भर जाता था, कई किस्म का तुम पकवान खाया करते थे। आज ऐसा हो गया कि तुम चंद चने पे तुम्हें जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो लोग कहते थे कि जब बात ये ना, लोग, अब जाहिर सी बात है ना बच्चों की, गांव में कोई भी घटना होती है तो बहुत सारे लोग उस पे ना खूब मंथन करते हैं आपस में एक जगह। भाई लोगों की काम क्या है, आपस में एक जगह बैठते हैं और उस पे मंथन करने लगते हैं, उसमें सही गलत ढूंढने लगते हैं, है ना? तो अब क्या होता है प्यारे बच्चे कि लोग कहने लगते हैं कि अच्छा शायद ना दरोगा की कमाई और फूस का तापना बराबर होता है। यही कारण है कि दरोगा जी तो बेचारा जब तक जिंदगी में थे मौज मस्ती किए, खूब लोगों से लूटे, धन कमाएं, अपने खाएं, लेकिन जब दुनिया से चले गए तब सारे तो धन जो भी कमाते थे वो उड़ा ही लेते थे, कुछ तो सेविंग करके रखते नहीं थे। और इसमें क्या हुआ ना कि एक घोड़ी बेचकर रखे, घोड़ी खरीदे थे, और लास्ट में उसी घोड़ी को बेचकर उनका अंतिम संस्कार होता है प्यारे बच्चे, यानी उनका दाह संस्कार किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, इतना ही नहीं, जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र अपनी पोशाक पर मला करते थे, अब रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा का तेल भी नहीं है। कड़वा तेल समझते हैं ना प्यारे बच्चे, हम लोग कड़वा तेल कहते हैं, है ना? हम लोग कड़वा तेल कहते हैं प्यारे बच्चे सरसों का तेल का, है ना? जब सरसों का तेल जब अपने से हम लोग जाते थे कोल्हू में पेरवाने, तो उस तेल को हम लोग कड़वा तेल कहते हैं अपने भोजपुरिया भाषा में, है ना बच्चों? तो एक समय की बात है जब मुट्ठी भर इत्र लेते थे, इत्र समझते हो ना, कनौज में इत्र की खेती ज़्यादा होती है, तो ये इत्र अपने पूरे पोशाक पर ऐसे लगा लेते थे ताकि खूब सुगंधित लगे वो, है ना, और बहुत बड़े अफसर वो दिखाई पड़े। तो ये पूरे पोशाक भर मुट्ठी भर इत्र लगा देते थे, लेकिन अब उनकी हालत ऐसी हो गई है प्यारे बच्चों कि मुट्ठी भर इत्र तो क्या, कड़वा तेल लगाने के लिए सूखे बदन पे कड़वा तेल लगाने के लिए भी नहीं है, और कड़वा तेल लगाने के लिए भी ये मुहाल हो गए हैं। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। जब दरोगा जी दरोगा के पद पर थे प्यारे बच्चों, तो मुंशी जी के 4-5 लड़के जन्म लेते हैं, लेकिन क्या हो जाते हैं, सब के सब सुबह के चिराग हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथी, सुबह का चिराग के मतलब होता है कि उत्पन्न होकर खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, अर्थात इनके 4-5 लड़कों का जन्म होता है, सारे के सारे लड़के इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात प्यारे बच्चों मर जाते हैं। अब क्या होता है कि जब 5 ही उंगलियां घी में हो तब कोई खाने वाला नहीं रहा, यानी जब 5 उंगली घी का मतलब होना प्यारे बच्चे चारों तरफ से लाभ होना, अर्थात लाभ ही लाभ होना। मुंशी जी जब गरीब अवस्था में नहीं थे, मतलब बहुत वो अमीर थे, जब काफ़ी ही धन दौलत इनके पास था, काफ़ी ही ज़्यादा जब ये अमीर थे, तब इनके अमीरी का भोग करने वाला, भोगने वाला, इनसे फ़ायदा उठाने वाला इनका कोई भी नहीं था इस दुनिया में। जब दोनों टांग दरिद्रता के दलदल में फंसी तब एक लड़की पैदा हो गई। अब देखो प्यारी बच्चे, कहानी का नया मोड़ शुरू होता है। किंतु क्या होता है, जैसे ये गरीबी के दलदल में फंस जाते हैं, अर्थात जैसे ये गरीब हो जाते हैं, उसी वक्त इनकी एक पुत्री का जन्म हो जाता है प्यारे बच्चों। इसीलिए कहानीकार ने कहा भी
कि किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं होता। रफूगर का मतलब होता है रफू करने वाला, अर्थात सिलने वाला। यानी यहाँ पे इसीलिए कहानीकार कहता है कि किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं होता, अर्थात किस्मत की फटी हुई चादर को कोई इस दुनिया में सिलने वाला प्यारे बच्चों नहीं होता है। और ये बात इस कहानी में सही साबित होते हुए दिख रही है। समझ लो ना। चलिए अब देखिए क्या होता है। कहानीकार सामाजिक कुरीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहता है कि तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना बहुत भारी मूर्खता है, लेकिन युग धर्म का क्या दोष, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है और पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं तो ठीक है, सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस आपको, ठीक ना। देखिए कहानीकार कह रहे हैं ना कि इस कहानी के माध्यम से लोगों का ध्यान अपनी ओर, उस समाज की कुरीतियों की ओर आकृष्ट कर रहे, खींच रहे हैं कि तिलक दहेज के जमाने में, जब जमाना हो जहाँ पे मुद्रा का बाजार चल रहा हो, तिलक दहेज की प्रथाएं चल रहा हो, ऐसे जमाने में किसी इंसान के पास यदि लड़की पैदा हो गई ना, समझो बहुत बड़ा कलेश हो गया, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे जमाने में लड़की पैदा करना बहुत भारी मूर्खता है, लेकिन युग धर्म का क्या दोष। लेकिन फिर कह रहे हैं इसमें इंसान का क्या दोष। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि उसका लड़की पैदा हो गया तो सारा दोष उसके माता पिता का है। वे लोग चाहते थे, वे लोग जानते थे क्या कि लड़की ही पैदा होने वाला है ना। तो इसमें युग धर्म का क्या दोष। इस युग में अबला ही प्रबला है, मतलब जो मजबूत होना चाहिए वही आज कमजोर होते जा रहे हैं। बेचारे मुंशी जी जब घी तथा गरम मसाले उड़ाते थे तब लड़का पैदा होता था, परंतु मटर के सत्तू खाने पर मजबूर जब हो गए तब लड़की पैदा हो गई। यह सच है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। बहुत बड़ी बात कही गई है प्यारे बच्चे, यह बात बिल्कुल सही है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बहुत जहरीली होती है। मतलब यदि आपका जीवन बहुत सारे खुशियों से गुजरा हो और तब आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा जब विपत्ति आ जाए ना, तो समझो कि वो इतना बड़ा आपका मुसीबत को पहाड़ के समय साथ जैसा गुजरेगा ना, आप उसे सहन नहीं कर पाओगे। यही इस पाठ में कहे जा रहे हैं कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई, मतलब अमीरी के कब्र पे पनपा हुआ जो गरीबी होता है ना प्यारी, ये बहुत जहरीली होता है, बहुत घातक होता है। कोई व्यक्ति गरीबी जीवन व्यतीत करके और तब अमीरी जीवन में आता है ना, तब वो उतना ज़्यादा घमंडी नहीं बनता है। उनको मालूम चलता है कि हम बहुत सारे परिश्रम किए हैं तब इस मुकाम पे पहुँचे हैं, हम जानते हैं गरीबी क्या होती है। लेकिन जब आप अमीर होगे, सारी सुविधाएं आपको जीवन से ही मिलते आ रही है, उसके बाद में कुछ ऐसे जगह चले जाओगे जहाँ पे इन तमाम सुविधाओं का काफ़ी ही ज़्यादा अभाव होगा, तब आपको यह गरीबी बहुत दुख देगी, बहुत दुख देगी। अब क्या होता है प्यारे बच्चे, भगजोगनी रूप से तो अमीर थी ही किंतु भाग्यहीन थी। मतलब ये जो भगजोगनी थी ना, भगजोगनी कौन, मतलब तो प्यारे बच्चों याद रखना, मुंशी जी की पुत्री भगजोगनी कौन थी। तो आप कहोगे सर मुंशी जी के पुत्री का नाम भगजोगनी था। यह भगजोगनी भाग्यहीन थी, लेकिन यह रूप से अमीर थी। और रूप से अमीर का मतलब समझे, ये बहुत सुंदर थी, इतना सुंदर थी प्यारे बच्चों कि इसकी सुंदरता गरीबी के कारण खत्म होती जा रही थी। इनको बाल में नाही लगाने के लिए, यह जो बाल होता है ना प्यारे बच्चे, लड़कियों का समझिए कि बाल सुंदरता का गहना होता है, बाल में लगाने के लिए तेल नहीं थे ताकि उसका बाल सुंदर सा दिख सके। उस ऐसे लग रहा था कि कोई पागल लड़की है, उसके जैसा उसका बाल हो गया था। बदन को ढकने के लिए मुख्य रूप से कपड़े मौजूद नहीं थे, पेट को भरने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं थे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना कि यह भगजुगनी रूप से बिल्कुल अमीर थी किंतु भाग्यहीन थी, भाग्य की मारी थी, किस्मत बहुत खराब था, क्योंकि जन्म लेते ही माँ के दूध से वंचित हो जाती है। नहीं समझे, माँ के दूध से वंचित होना का मतलब नहीं जानते प्यारे।
ये होता है कि दुनिया को में जैसे इंसान आया उसी वक्त उसके माता श्री दुनिया को छोड़कर चली गई। मतलब भगजोगनी का जैसे जन्म होता है, माता का उसी वक्त निधन हो जाता है और वो माँ के दूध से वंचित हो जाती है तथा मुंशी जी के फटेहाली में पैदा होती है। जिस दिन पहले पहले कहानीकार ने उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी। एक और कहानीकार उसकी अपूर्व सुंदरता पर अभिभूत हो जाता है, दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी को देखकर उसका कलेजा कांप जाता है। कहानीकार जब देखता है प्यारे बच्चे, है ना, जब किसी भी बच्चों का यदि उसकी माँ जन्म लेते ही चले जाती है, इतना दुख लगता होगा प्यारे बच्चे। आप लोग एक सॉन्ग भी सुने होंगे कि तोरा बिना जी ही कैसे तोरा बउरा हवारे माई, सुने हो ना, कि तोरा बिना जी ही कैसे तोरा बउरा हवारे माई रे माई, तोरा बिना जी ही कैसे तोरा बउरा हवारे माई रे माई। तो बच्चों लेखक ये जब भगजोगनी को पहली बार देखते हैं ना प्यारे बच्चे, तो करीब वो 11 से 12 वर्ष की होती है। देखते ही कहते हैं कि हे भगवान, तुम कितना सुंदर इस भगजोगनी का रूप दिया है, सच में तुम कितना सुंदर इसे बनाए हो। ये सोचने पर उसकी सुंदरता पे विभूषित हो जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में यह लड़की कितना सुंदर है, भाई कितना सुंदर है ना। लेकिन जब एक झलक उनके गरीबी की ओर देखते हैं, गरीबी की दास्तान जब सुन जानते हैं, तो ये उनका कलेजा कांप जाता है कि वाकई में किसी का किस्मत इतना खराब होना चाहिए। ये एक सुंदर सी कन्या भगजोगनी का किस्मत इतना खराब कैसे हो सकता है। इसके पिताजी इतने गरीबी में जी रहे हैं कि इस 12-13 साल की लड़की, प्यारे कोई छोटी मोटी लड़की नहीं है, उतनी बड़ी लड़की को शुद्ध से बदन ढकने के लिए कपड़े मौजूद नहीं हैं। बेचारी भूखी आधी पेट खाकर, थोड़ा सा कुछ चने खाकर अपनी गुजारा कर रही है, जीवन यापन कर रही है। अब ये क्या होता है प्यारे बच्चे कि बेचारी उस उम्र में कमर में सिर्फ एक पतला चिथड़ा सा लपेटे हुई थी। देखिए उस उम्र में कहानीकार कुछ कहना चाह रहा है, जिस बातों को आप लोगों को समझना है। कहानीकार कहना चाह रहा है प्यारे बच्चे कि 12-13 साल की एक लड़की इतने बड़ी होने के बावजूद, समझ रहे हो ना, इतनी बड़ी होने के बावजूद भी एक लड़की का हालांकि पूरा बदन ढका हुआ होना चाहिए, बट उसके कमर में ही यहीं पे केवल एक पतला सा चिथड़ा, मतलब बहुत घटिया किस्म का कपड़ा प्यारे बच्चे, वे कमर में लपेटी थी। इतनी बड़ी गरीब थी प्यारे बच्चे, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने के सामर्थ्य थी। वो मतलब मुश्किल से, है ना, मुश्किल से वह अपनी लज्जा ढकने के लिए परिपूर्ण था उतना थोड़ा सा कपड़ा। मतलब उस थोड़े से कपड़े में समझिए वह लड़की अपनी इज्जत को ढक पा रही थी। इतने गरीबी जिंदगी जी रही थी प्यारे बच्चे भगजोगनी। उसके सिर के बाल तेल बिना पूरी तरीके से बिखर कर खड़े बड़े डरावने हो गए थे। अब जाहिर सी बात है ना प्यारे बच्चे, खास करके लड़कियों का बाल बड़ा होता है। यदि आप बाल में कंघी नहीं लगाओगे, बाल में यदि आप तेल नहीं डालोगे, अन्य जो भी चीज़ें नहीं लगाओगे ना, और कुछ दिन बाल को ऐसे ही नहीं रखो, देखो आपका दूसरे अजीब बाल दिखने लगेगा, है ना। तो ये जो भगजोगनी थी ना भाई, ये तो भोजन करने के लिए तो था ही नहीं, तो तेल लगाने के लिए भला कहाँ से आएगा। ये बालों में कंघी नहीं कहा किया करती थी क्योंकि इनके पास साधारण संसाधन का अभाव था। और साथ ही प्यारे बच्चों ये क्या करती है ना कि ये कितने दिन तक तेल ना लगाने की वजह से, बाल में कंघी ना करने की वजह से इनका जो ये बाल था ना काफ़ी ही घुंघरूले और डरावने हो गया था। ऐसा लग रहा था कि भूतनी के जैसा दिख रहा हो, है ना, समझ रहे हो भूतनी, हाँ, सेम टू सेम भूतनी के जैसा प्यारे बच्चों लग रहा हो। अब क्या होता है कि उसके सिर के बाल तेल में इस तरीके से बिखर कर बड़े हो गए थे कि डरावने लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई भूतनी है। उसकी आंखों में अजीब ढंग की करुण आ गई थी। और प्यारे बच्चे जब आप नहाओगे धुलाओगे नहीं, बाल में तेल नहीं लगाओगे, कंघी नहीं करोगे ना, आंख इंसान का ना, आप बहुत सारे देखे होंगे ना, जो भिखारी किस्म के जो लोग हुआ करते हैं, गरीब लोग, है ना, कितना कष्टमय जीवन होता है प्यारे बच्चे उन लोगों का। हम तमाम लोगों का उनको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्यारे बच्चे हेल्प करनी चाहिए। अब क्या होता है, उनकी आंख भी दूसरे अजीब किस्म के हो गए थे, अजीब डरावने रंग के लग रहे थे, कतराती थी, है ना, कतराती थी जैसे दरिद्रता राक्षसी ने उस सुंदर सुकुमारी का गला टीप दिया हो।
यानी वह लड़की अंदर से लोगों को बहुत कुछ अपनी वेदना बताना चाहती थी, लेकिन पता ना ऐसा लग रहा था कि उसका जो गला है कोई यहाँ पे टिप दिया है कि अपनी व्यथा को लोगों के सामने प्रकट नहीं कर पा रही थी, है ना। अपनी मजबूरियों को दूसरे के सामने नहीं बता पा रही थी प्यारे बच्चे। और वो ऐसा बिहेव करती थी, लगता था कोई दरिद्रता राक्षसी हो। राक्षसी मतलब समझ रहे हो ना, कि अपने शब्दों में कहो तो पागल के जैसा बिहेव कर रही थी। बहुत सारे मोहल्ले में आप लोगों ने देखा होगा, अभी हम क्लास लेके जा रहे थे गांधी मैदान के बगल में ही प्यारे, है ना। और यहाँ पे भी देखे कि एक औरत थी जो उसका बाल बिखरा हुआ था, शुद्ध से कपड़े नहीं पहने थी, लोगों को पत्थर लेकर मारने दौड़ रही थी। मतलब वो मानसिक रूप से पीड़ित थी प्यारी, है ना। और वैसे स्थिति में ना उसका कोई देखने वाला है, मानसिक रूप से ऑलरेडी उत्पीड़न का शिकार है वो, है ना। तो ऐसी स्थिति प्यारे बच्चे इस भगजोगनी का हो गया था। इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती है। कहा गया है कि प्रकृति सुंदरता, यदि जो प्रकृति आपके चेहरे का नक्शा बनाया है ना प्यारे बच्चे, इसमें कितना भी क्रीम, कितना भी अन्य प्रकार के केमिकल क्यों ना लगा ले, जो प्रकृति के बनाई गई सुंदरता है ना, उसका आप तोड़ नहीं निकाल सकते हो, उसके बराबरी आप कभी नहीं कर सकते हो। और ये इसका कृत्रिम श्रृंगार उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। पर भगजोगनी गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता। मतलब वो प्रकृति ने भगजोगनी को तो सुंदर चेहरे से बनाया ही सा, लेकिन वह गरीबी की चक्की में पिसते आ रही थी, वो बेचारी का सुंदरता आखिर कैसे खिलता, कैसे खिलता, है ना बच्चों। अब देखिए, पीसी हुई थी, भला उसका सुंदरता कैसे खिलता। वह तो दाने दाने के लिए तरसती रहती थी, एक बित्ता कपड़े के लिए मुहताज थी, सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू असली अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने में एक दिन भी भरपेट दाने के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिक पाते। हड्डियों के खंडहर नहीं समझ पा रहे प्यारे बच्चों। हड्डियों का खंडहर का मतलब ये हो गया है कि जो इंसान भरपेट भोजन नहीं करता है तो क्या होता है ना, कि उसके तमाम हड्डियां दिखने लगती है। जब बच्चों यदि आपके शरीर पे मांस नहीं होंगे, तमाम हड्डियां दिखने लगेगी ना, तो आपका सुंदरता ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इंसान के शरीर पे मांस होता है, मांसपेशियां होती है, तो इंसान का सुंदरता होता है, सुंदरता खिलती है। ये जो भगजोगनी है ना प्यारे बच्चे, भगजोगनी का सुंदरता कैसे खिले। महीने दिन कभी भूखे रह जाती है, कभी पानी पीकर गुजारा, तो कभी मुट्ठी भर चना खाकर गुजारा। ऐसे करते करते अपना जीवन यापन करती थी बेचारी। उनको असली तेल नहीं था कि कभी अपने माथे में लगा सके, तो उसका परम सुंदरी होने के बावजूद भी उसका सुंदरता कैसे खिलता, कैसे खिलता, है ना बच्चे। और यह अब क्या होता है, मुंशी जी अपना दुखड़ा लेकर लेखक को सुनाते हुए फूट फूट के रोने लगते हैं। बताइए प्यारे बच्चे, ये कैसा टाइम रहा होगा एक बाप के लिए। एक बाप से पूछो, है ना। एक बाप प्यारे बच्चे, एक बाप एक ऐसी दौलत है ना, जिंदगी में बाप का मिलना प्यारे बच्चे एक बहुत बड़ी दौलत है। वो कहते हैं ना, माता पिता का स्थान दुनिया में प्यारे बच्चे कोई भी नहीं ले सकता है। एक बाप का मिलना इस दुनिया में बहुत बड़ी प्यारे बच्चों कहे ना, तो ये बहुत बड़ी गिफ्ट है। क्योंकि आपने सुना होगा, निराली है जो दुनिया से वो शफकत बाप करता है, अनोखी अपने बच्चों से मोहब्बत बाप करता है। यह बच्चे उम्र भर इसका ही बदला दे नहीं सकते। ये बच्चे उम्र भर इसका ही बदला दे नहीं सकते। अकेला एक दिन में जितना मेहनत बाप करता है। सभी रिश्ते ही प्यारे हैं मगर औलाद के खातिर। सभी रिश्ते ही प्यारे हैं मगर औलाद के खातिर।
किसी से जो नहीं होती वो हिम्मत बाप करता है ना बच्चों। तो बाप जो है ना कभी नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी का अच्छा ससुराल ना मिले, हमारे बेटे अच्छी तरह से जीवन यापन ना करे। अरे बच्चों, माता पिता भाई, माता पिता किसका बुरा चाहेगी यार, बताओ ना। माता पिता किसी का बुरा नहीं चाहती है ना। माता पिता तो यही चाहेंगे ना कि हमारे बेटा हो बेटी हो कहीं पे रहे, सही सलामत रहे, अच्छी तरह से कमाए खाए जीवन व्यतीत करे। माता पिता को और क्या चाहिए, है ना। माता पिता का प्यारे बच्चे और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ हो जाता है उल्टा। जब मान लेते हैं प्यारे बच्चे, आपके पास कुछ होगा तभी ना किसी को कुछ दे पाओगे, दूसरे को देकर आप गमगीन तो हो ही सकते हो। जैसे इस कहानी को सुनकर ना अपना सच में यार अपना भी कलेजा फट जाता है कि वाकई में ऐसा भी कहानी में घटना। हालांकि ये रियल घटना, रियल स्टोरी पे आधारित है प्यारे बच्चों। ये कहानी, ये कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बातें वास्तव में घटित हुई है। बहुत सारे आज भी समाज में प्यारे बच्चे ये चीजें घटित होती है, आपने देखा भी होगा, है ना। आपने देखा भी होगा प्यारे बच्चे, ये चीजें घटित होती है। ये कोई बनावटी बातें नहीं है प्यारे बच्चे, ये बहुत जगह देखा गया है कि ये सब चीजें जो है ना ये घटित होती है। लेकिन वो क्या कीजिएगा, जब आपके पास खुद का साधन नहीं रहेगा तो आप दूसरे को भला कैसे करोगे, दूसरे को संसाधनों की पूर्ति कैसे करोगे। तो एक बाप जो खुद गरीब होता है प्यारे बच्चे, ये खुद गरीब होता है, तो ये भला अपनी बेटी के गरीबियों को कैसे दूर कर सकता है प्यारे बच्चों, कैसे दूर कर सकता है। यहीं इसके पास ये दिक्कत है। निराली है जो दुनिया में, वो सब बाप करता है। निराली है जो दुनिया में, वो सब बाप करता है। अनोखी अपने बच्चों से मोहब्बत बाप करता है ना बच्चों। चलो अब क्या होता है ना कि वो फूट फूट कर रोने लगते हैं तथा बताते हैं बड़ी मुश्किल से दिन में एक दो मुट्ठी चबेना मिल पाता है। स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी की भी दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इतने तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। कभी कभी भीख ना मांगने के कारण भूखे रात गुजारनी पड़ती है। मेरी इस दुर्गति पे कोई रहम नहीं करने वाला है। उल्टे सब लोग ताने का तीर बरसाते हैं। अब एक बूढ़ा बाप जब लेखक के पास जाता है, अपनी गरीबी और अपनी बेटी का दास्तान सुनाते सुनाते उसका कलेजा फट जाता है और साथ ही रोते हुए अपने गरीबी का दास्तान बताता है। कहता है, साहब मैं आपको क्या बताऊं कि क्या बीत रही है हमारे ऊपर, हमारी बेटी के ऊपर क्या बीत रही है। जब हम लोग गांव में जाते हैं, लोगों से कहते हैं, ये लोगों हमारी बेटी बहुत भूखी है। बाप खुद अपनी परवाह किए बिना अपनी बेटियों का परवाह करते हुए लोगों के पास जाता कहता है कि ये लोगों हमारी बेटी बहुत भूखी है, कुछ उसके तन ढकने के लिए कुछ कपड़े दे दो, भोजन करने के लिए कुछ खाने दे दो। लोग खाना देना तो दूर, उल्टे में उसे क्या करते हैं, दो चार 10 बातें कहकर दूध काटते हुए उसे भगा देते, कहते कि चल भाग यहाँ से, बार बार आता है मांगने। ऐसे लोग उसके दूध काटते हुए हटा देते हैं, कहने लगते हैं कि तुम बार बार ऐसे ही करते हो, चलो भागो यहाँ से, है ना। अब क्या होता है, एक वह दिन था जब भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था। मतलब ये साफ है प्यारे बच्चे, एक ऐसा टाइम चल रहा था जब भाई साहब के, है ना बच्चे, जब क्या होता था ना कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था। मतलब ये कहें कि अमीरी इतने हाई लेवल की थी कि पेशाब से दिया जलाया जाता था। समझ लो ना बात को, घी के दिए जलाए जाते थे। बट अब वैसा समय है कि एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आंच में मोमबत्ती की तरह घुल घुल कर जल रही है। प्यारे बच्चे, हमने उन लोगों को भी देखा है। वैसे किसान, अभी तो बहुत सारी स्थितियां ठीक हो गई है, बट
हमारे ज़माने में तो प्यारे बच्चे उतनी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली, आप लोग क्या देख पाओगे, बट हमारे माता पिता भी कहते हैं और हमने भी बच्चों जब छोटे छोटे हम लोग जब थे ना, तो उस टाइम में हम लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे बूढ़े किसान जो अपने शरीर पे केवल एक धोती ऐसे लपेट लेते थे प्यारे बच्चे, और बैल हल को लेकर खेत में चले जाते थे। इतनी कड़ी धूप होने का बावजूद भी पूरे दिन, समझ रहे हो ना, पूरे दिन उस खेत की जुताई करते थे, सर पे कपड़ा नहीं रहता था, गंजी तक नहीं पहनते थे। इतनी कड़ी धूप में मानो तो उनकी चर्बी जो थी, नहीं पारे बच्चों, धूप में ऐसा हो रहा था कि वो पिघल रही थी, है ना। इस लड़की के हाथ पीले रंग करने के समय में हाथ जोड़ने वाले लोगों की विनती कर पैरों पड़ा, इसकी सुंदरता के बारे में बताया, परंतु लाख गिर गिराने के बावजूद किसी ने इसका दिल नहीं पिघला। अब ये मुंशी जी कहते हैं कि हे साहब, हम इस उम्र में मैं क्या ही करूं, ना ही अपनी परम सुंदरी बेटी का पेट भरने के लायक हूं, ना ही इसका जीवन बसाने के लायक हूं। मैं इतना बदनसीब बाप अपने आप को मान रहा हूं ना, मैं क्या ही बताऊं साहब आपको। आज इस जमाने में जब हमारी बेटी के हाथ पीले होने के कगार पे हैं, पीले होना चाहिए अर्थात वो चांदी के बंधन में बंधे होना चाहिए, लेकिन ऐसी समय में ना वे दूसरों के सामने जाकर हाथ फैलाती है और कहती है लोगो मुझे खाने के लिए दे दो, ऐ लोगो हमें कुछ खाने के लिए दे दो। अब क्या होता है बच्चों कि उल्टे दोष मढ़ने लगते हैं कि गरीब घर की लड़कियां ना चटोर और कंजूस होती है। लोगों के पास में हम शादी का प्रस्ताव लेके जाते हैं, लोग दूधकार देते हैं, हम कहते भी हैं कि हमारी बेटी बहुत सुंदरी है, किसी प्रकार के अवगुण उसके अंदर नहीं है, बहुत गुणवान है, वो हर तरीके में आपका अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगी, बट लोग हमें दूधकार दी हुए कहती है कि चल हट भाग यहाँ से। गरीब की घर की जो लड़कियां होती है ना, ये चटोर होती है, कंजूस भी होती है, जिसके कारण खानदान बिगड़ जाएगा। फिर बिना तिलक दहेज के तो बात ही नहीं करना चाहते हैं। हिंदू समाज में सारे कायदे भी अजीब ढंग के हैं। यह जो मुंशी जी होते हैं प्यारे बच्चे, है ना, ये जो मुंशी जी होते हैं ये कहते हैं, या आखिर मैं क्या ही बताऊं, हिंदू समाज में रीति रिवाज भी अलग तरीके से होते हैं। जब लोग के पास में हम शादी का प्रस्ताव लेके जा रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं है चलो यहाँ से हटो। गरीब घर की लड़कियां जो होती ना चटोर होती है, कंजूस होती है, और साथ ही तुम कह रहे हो कि तुम गरीब हो, मतलब तुम तिलक भी नहीं दोगे, दहेज दोगे नहीं, तो जब दहेज नहीं दोगे तो किस मुंह से मेरे पास शादी का प्रस्ताव लेके आए हो, चलो निकलो रपटो यहाँ से, है ना। ऐसे करके लोग हमें हटा देते हैं, मतलब दूधकारते हुए यहाँ से खदेड़ देते हैं। लेखक दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर चोट करता हुआ कहता है कि यह कितनी बड़ी विडंबना है। अब लेखक समाज के बारे में सोचने लगता है कि वाकई में इस समाज में इतने घटिया लोग हैं, कैसी विडंबना है ना। ये कैसी विडंबना है कि जिससे घर में जन्म ली हुई बेटी को ससुराल जाने की बात हो रही है, महसूस ऐसा हो रहा है कि जब ना ही उसका ससुराल है और ना ही उसका पीहर है अर्थात पिया का घर है। सुने होंगे कि इसी पे हम जब सोशल मीडिया हैंडल ओपन किए थे प्यारे, जब हम अपना इंस्टा आईडी पे देख रहे थे कि वहाँ पे भी एक बालक, एक बहुत प्यारी सी एक लड़की थी, एक गाना गा रही थी, अपने दुख को बता रही थी इस गाना के माध्यम से, कह रही थी अपने पापा जी को कि कैसी ही परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पुराना है ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, है ना बच्चे। तो कैसी विडंबना है जो लोग मोल भाव करके लड़कियों की बिगड़ी करते हैं, भले आदमी समझ जाते हैं, कोई गरीब उसी तरह मोल भाव करके लड़कियां को बेचता है, वह कमीना माना जाता है। यही तो आज की सामाजिक व्यवस्था है। अपनी व्यवस्था की इस कहानी लेखक को सुनाते सुनाते गला रुद्ध जाता है और भगजुगनी को गोद में लेकर बैठकर फूट फूट कर वो बाप रोने लगता है।
भगजोगनी को लेकर वह बुढ़ा बाप लेखक अर्थात शिवपूजन सहाय के पास जाता है, अपनी दुख भरी दास्तान को उसके सामने प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करते करते उसकी आंखें नम हो जाती है, गला बैठ जाता है और वहीं पे रोते रोते अपनी इस दास्तान को सुनाते हुए कहने लगता है ना बच्चों, सुनाते हुए कहने लगता है। और क्या कहता है प्यारे बच्चे, यहीं पे आप सुने होंगे कि किसी को ही मालिक गरीबी ना दे और गरीबी अगर दे तो बेटी ना दे। अब क्या होता है प्यारे बच्चे कि मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद उस रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करने के लिए लेखक ने भी अपने कई मित्रों से अनुरोध किया। लेखक बहुत अच्छे मिजाज के थे। लेखक कहें कि वाकई में एक इंसान का कर्तव्य होता है दूसरे इंसान के लिए काम आना। यदि आज इतने दुख भरे कष्टमयी रूप से जीवन भगजोगनी के साथ उसके पिता जी रहे हैं ना, हमारा ये फर्ज बनता है इस बूढ़े बाप के आंखों का तारा बनने के लिए, इसके अंधेरे भरी जिंदगी में कुछ खुशहाली लाने का यदि हमसे प्रयास यदि हो तो हम अपने आप को भाग्यवान समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होते हैं प्यारे बच्चे, यह लेखक अपने तमाम मित्रों के पास में यह रिक्वेस्ट डालते हैं कि क्या तुम्हें शादी करनी है, बहुत सुंदर सी कन्या है, तुम उससे शादी कर लो। परंतु क्या होता है, बात सभी लोगों ने इनकी बात अनसुनी कर दी। तब मुंशी जी ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर 41-42 साल के व्यक्ति के हाथों सौंपकर शादी की रस्मी पूरी कर देते हैं। बाद में प्यारे बच्चों जब कोई भी नहीं दिखता है, कोई भी उससे सुंदर सी भगजोगनी के लिए प्यारे बच्चों शादी करने का जुड़ा नहीं मिल पाता है, तो यह बूढ़ा बाप क्या करता, अंतिम में क्या ही करता प्यारे बच्चों। बूढ़ा बाप कलेजे पे पत्थर बांधते हुआ, उसको मालूम है कि 41-42 साल का यदि हम वृद्ध हम कहें प्यारे बच्चे, 41-42 साल का प्यारे बच्चों कोई भी जो मर्द होता है ना, लगभग वो नौजवान नहीं रहता है यार। उसके बाद में इंसान की ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए इसका कोई मतलब चांसेस नहीं है कि वो कब जीवित रहे कब मर जाए। क्या पता इस जिंदगानी का, कहते हैं ना हम आप लोग हमेशा कहते हैं कि क्या पता इस जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, क्या पता ये बुलबुला कब ख़त्म हो जाए, यह जिंदगी यह जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि 41-42 साल के व्यक्ति के हाथ में ये सौंप कर शादी की रस्में पूरी करते हैं। वह बूढ़ा बाप अपने छाती पे अपने कलेजे पे पत्थर रखता है और शादी के तमाम रस्मों को पूरा करता है। 1 साल पूरा होते हैं, मुंशी जी भी चल बने और प्यारे बच्चे शादी के भी मात्र 1 साल हुआ रहता है। उसी वक्त मुंशी जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, यानी प्यारे बच्चे मुंशी जी का भी निधन हो जाता है, मुंशी जी भी मर जाते हैं। कब, जब ठीक भगजुगनी के 1 साल शादी के बाद में घर वालों ने गले में घड़ा बांधकर उन्हें नदी में डुबा दिया। नदी में डुबा दिया कि मतलब क्या हुआ कि जब उनकी अस्थियां जब मर गए, दाह संस्कार हुआ, तो एक घड़ा में उनकी अस्थियां को रखकर विसर्जित कर दिए लोग। अब साथ ही क्या होता है, भगजोगनी का सौंदर्य जब निखरा तब वह विधवा हो गई और उसने जवानी में उन्माद में सारी मर्यादाओं को तोड़कर अपना सर्वस्व अपने सौतेले बेटे को सुपुर्द कर दिया और पति के रूप में स्वीकार कर लिया। और कुछ ही दिनों बाद में प्यारे बच्चे उसका जो पति होता है 42-43 साल वाला, ये भी मर जाता है, अर्थात ये भी दुनिया को छोड़कर प्यारे बच्चे चला जाता है। उसके बाद में ये भगजोगनी करती तो क्या करती, अपने ही सौतेले बेटे को अपना पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। क्या ही करती प्यारे बच्चे, है ना, वे स्वीकार कर लेती है और बाद में क्या होता है कि उसे ही अपना पति मान बैठती है। तो ये मार्मिक कहानी, दिल को झकझोर देने वाली कहानी, एक ऐसी कहानी जो बिहार के बक्सर जिले से बिलोंग करती है। समाज में ऐसी बहुत सारे कथाएं हैं, बहुत सारे रियल घटनाएं पे ये कथाएं आधारित है प्यारे बच्चे। रियल में भी जो गरीब होते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। समाज में ऐसे भी, हालांकि बहुत चीज़ें सुधार हुई है पहले ज़माने के तौर पे, अभी के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। हम लोगों ने भी देखा गरीब घर की लड़कियों को यदि शादी की बात जब आती है तो बहुत सारे लोग जो होता है तन मन धन से सहयोग करते हैं, हंसी खुशी से उनका शादी विवाह करते हैं, है ना बच्चों, और करना भी चाहिए। अब चलिए यहाँ से पहले हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देना, ठीक ना। रेडी हो आप लोग? अरे बता प्यारे बच्चे। चलिए सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लेखक के लड़की का नाम भगजोगनी ही क्यों रखा बच्चों, तो बता दीजिएगा कि भगजोगनी एक प्रकार की कीट पतंग है। आपको मालूम है ना, रात में जब उजाले की रात होती है तो ये भूख भाग ऐसे करके आकाश में या पेड़ पौधे पे भूख भाग
चलती है ना, तो एक कीड़ा होती है, कीड़ा जो भूख भाग ऐसे प्रकाश देने का काम करती है, जो अपने प्रकाश उत्पन्न करती है। जब कभी अंधेरा होता है तो वह आसपास के परिवेश को अपनी क्षमता के अनुसार प्रकाशित कर लेता है। भगजोगनी अभागिन तो थी ही, लेकिन सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। याद रखिएगा, अंधेरे घर का क्या थी बच्चों? तो वह दीपक थी। आज तक लेखक ने वैसी सुंदर, है ना, वैसी सुंदर लड़की को नहीं देखा। इसी कारण लेखक ने मुंशी जी की लड़की का नाम जो है ना, क्या रख दिया बच्चों? भगजोगनी रख दिया। अगला है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? हमने अभी अभी प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया है कि मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। दरोगा होने के नाते उनकी कमाई बड़ी अच्छी खासी हो जाती थी, लेकिन दरोगा जी बड़े खर्चीले थे, इतने शौकिया मिजाज के थे ना कि अपने इस खर्च और शौक के कारण उन्होंने जीते जी सब कुछ खर्च कर डाला। मरने के बाद अपने छोटे भाई मुंशी जी को भी गरीबी के हालत में ही वो छोड़कर चले गए। दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? तो बच्चे, दरोगा जी की तरक्की रुकने की मूल वजह उनका एक घोड़ी से प्रेम था। हाँ, एक घोड़ी से प्रेम था। दरोगा जी के पास में एक घोड़ी थी। घोड़ी ऐसी कान काटती थी कि तुर्की घोड़ों का यूं कहले कि बारूद की पुड़िया थी। इतनी अच्छी घोड़ी पर कुछ बड़े अंग्रेज अफसरों की दांत गड़ गई थी, लेकिन दरोगा जी तो शौकीन मिजाज के ठहरे। इन्होंने सबको निमुआ नोन चटा दिया। इस कारण अफसरों ने उनकी तरक्की होने नहीं दी। मतलब अफसर क्या कि ना, अफसर के ये घोड़ी पसंद आ गया था, तो मोल भाव होने की बात आया तो अफसर से भी ज़्यादा मुद्रा में अपना मोल भाव कर लिए होंगे, है ना, और ये जीत लिए होंगे, उस पैसे से खरीद लिए होंगे, जिसकी वजह से ये कंगाल होते गए। ठीक ना। मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए? तो ये आपको बताना है बच्चे। दरोगा जी तो अपने जीते जी सब कुछ लुटा ही दिया था अपनी शौकीन मिजाजी के कारण, लेकिन अंत में एक घोड़ी छोड़ गए थे, बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों की आंखों में थी। उस घोड़ी को एक गोरे ऑफिसर के हाथों बेचकर मुंशी जी ने दरोगा जी का श्राद्ध बड़े धूमधाम से करा दिया था। यदि वह घोड़ी ना होती तो मुंशी जी को कर्ज लेकर श्राद्ध करना पड़ता। इस तरह घोड़ी बेचकर मुंशी जी बड़े भाई से उरीन हो जाते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर कैसे है? लेखक ऐसा क्यों मानता है और क्यों कहता है? तो बच्चों बता दीजिएगा कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि थानेदार में अपने जीवन में जो भी 2-4 पैसे कमाया वह ईमानदारी से मेहनत का पैसा नहीं था, बल्कि वह घपले और घूस करके कमाया गया पैसा था। जब व्यक्ति ईमानदारी से कुछ अर्जन करता है ना, तो वह ईमानदारी से ही खर्च करता है। मेहनत इंसान को पैसे की कीमत सिखला देती है। यहाँ थानेदार की याद मेहनत की कमाई होती, सोच समझ कर खर्च करते, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना प्यारे बच्चों बराबर होता है। अब है, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? तो प्यारे साथी बता दीजिएगा कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक तरफ कहानी की नायिका भगजोगनी की अनोखी घुंघराई और दूसरी तरफ उसकी दर्दनाक गरीबी, 30 पर तिलक, है ना, दहेज का जमाना, इस प्रकार दारुण स्थिति में उसका विवाह होना कठिन दिखाई पड़ रहा था। उसकी गरीबी की भयावह चित्र लेखक को और ज़्यादा ये पीड़ित कर रहा था। इसलिए लेखक का कहना है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि सच्ची घटनाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए भड़कीली भाषा का वे प्रयोग कर सकें। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? मतलब भगजोगनी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर होने के बावजूद भी उसका सुंदरता आखिर क्यों नहीं बढ़ सका? उसकी सुंदरता आखिर क्यों नहीं खिंच सका? तो आप बता सकते हो कि भगजोगनी सुंदरता में अंधेरे घर का दीपक थी। लेखक ने आज तक वैसी सुघुर लड़की नहीं देखी थी, लेकिन दरिद्रता दानवी के कारण सुंदरता सुकुमारी कब तक जिंदा रह सकती थी? भगजोगनी की अथाह गरीबी भला सौंदर्य कैसे खिलने देती? वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गई थी। कपड़ों के नाम पर चिथड़ा बड़ी मुश्किल से लज्जा ढक पाती थी। बाल में लगाने के लिए तेल नहीं था और उस बाल में जुओं का घर हो गया था, घोंसले बन गए थे। बिन माँ की गरीबी बेटी का सौंदर्य भला कैसे खिल सकता था? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में प्यारे बच्चे कि भगजोगनी गांव में के लड़कियों की बाट क्यों जोती रहती? तो जब भूख की आग सताती है ना, तो विवश कर देती है उसे खोजने के लिए। तो गांव के लड़के अपने घर भर पेट खाकर जो झुलिया में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते, तो भगजोगनी उसकी बाट जोती रहती थी ताकि उसमें से थोड़ा सा भी उसे भी मिल जाए।
तभी मुश्किल से 1-2 मुट्ठी चबेना जुटा पाती थी। कुछ भी नहीं कुछ सही, इस आस में अपनी जठराग्नि शांत करने के लिए वह गांव के लड़के की बाट जो होती रहती थी कि लड़के कुछ लेकर आते थे खाने पीने के लिए, तब वहाँ पे देखती रहती थी कि क्या पता कुछ हमें दे दे। तो बहुत ज़्यादा ना सही तो थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा ही में ही अपना गुजारा कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंशी जी गला फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे, और नहीं अपने आप को फांसी लगाकर क्यों मारना चाहते थे, तो बता दीजिएगा। कि मानव का स्वभाव ऐसा होता है ना कि जब अपने शरीर पर कष्ट झेल नहीं सकता है परंतु अपनी संतान को कष्ट नहीं देखना चाहता है। हम आपको कहे हैं ना कि एक जो पिता होते हैं ना बच्चों, एक बाप जो होते हैं ना, अपने आप के ऊपर हो रहे कष्ट को सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने पुत्र और पुत्री पर हो रहे कष्ट को सहन नहीं कर पाते हैं, उनका दिल धड़कने लगता है। यदि वह विवश हो जाता है ना तो अपने संतान की ज़रूरत को पूरी करने में तो जीना गवारा नहीं करता है। यदि वो मजबूर हो जाता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद हम अपने पुत्र पुत्री को खुशी रखने में सक्षम नहीं है, उनके उदासियों को दूर नहीं कर सकते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में वो कहता है कि अब हमें जीना ही ठीक नहीं है। किसी दिन भगजोगनी दिन भर गांव में घूमने के बाद कुछ खाने को नहीं जुटा पाती तो वह अपने पिता मुंशी जी से धीमी आवाज़ में कहती थी कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो उस वक्त मुंशी जी का जी चाहता था कि गले फांसी लगाकर मर जाएं तो ही बेहतर। बेचारी भूखी हमारी बेटी आज दाने दाने को तरस रही है, धीरे से करेगी कि बाबूजी थोड़ा सा खाना मिलेगा क्या, और मेरे पास खाने दिलाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मर जाना ही बेहतर है। भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज को किस बुराई की ओर ले जाती है, तो बच्चे इस तरह की घटना समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के कारण बेमेल विवाह जैसे कृतियों की ओर ले जाती है। बेमेल विवाह से उत्पन्न स्थिति इस तरह का दंश नारी को झेलना पड़ता है। यह सब गरीबी का और फिजूल खर्ची से उत्पन्न हो रही समस्याओं का प्यारे बच्चों परिणाम है। अब आइए यहाँ तक हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का देखा। अब बारी है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के देखने के लिए। यदि जो भी बच्चे शुरू से अंत तक इस क्लास को, इस मजेदार सी सेशन को देखे होंगे ना, हम भरोसा और विश्वास दिलाते हैं प्यारे बच्चे कि इनमें के दिए गए आप तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भी आप बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दोगे, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दोगे, देखो ना। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 से कहता है बच्चों कि कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है कहानी ना, तो आप क्या मारोगे प्यारे, जल्दी बताओ जी, आप क्या मारोगे। आप कहोगे सर हम कहानी के साथ जाएंगे, काहे कि हमारा राइट आंसर कहानी होगा। अगला सवाल में दिया गया है सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर का क्या थी। अभी अभी हमने कहानी में देखा कि सुंदरता में ना भगजोगनी अंधेरे घर का प्यारे बच्चों दीपक थी। क्या थी, आप कहोगे सर दीपक थी। और दीपक कहाँ पे दिया गया है प्यारे, तो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए में, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है। तो प्यारे बच्चे भगजोगनी का जो सौंदर्य है ना वो उसके वर्तमान नवयुवक पति का बना हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दरोगा जी किसकी मोहब्बत में दरोगा के पद पर ही रह गए। तो प्यारे साथियों हमने आपको बताया है कि दरोगा जी जो थे ना वे अपने 7 रुपए की घोड़ी के मोहब्बत के कारण घोड़ी के मोहब्बत में आकर ना वे बर्बाद हो जाते हैं, और 7 रुपए घोड़ी की वजह से वो दरोगा से दरोगा ही रह जाते हैं। और इतने शौकिया खर्चीले मिजाज के थे कि जो भी उसने कमाया वो खर्चा कर दिया उन्होंने, यानी उड़ा दिया। दरोगा जी डॉट बारूद की पुड़िया थी। दरोगा जी की क्या बारूद की पुड़िया थी, तो आप कहोगे सर घोड़ी। उनकी जो घोड़ी थी ना वो बारूद की पुड़िया थी प्यारे। कहाँ गया भाई, हाँ, तो घोड़ा घोड़ी में आप अंतर समझना प्यारे, घोड़ा ना मार क्या ना। हाँ नेक्स्ट है दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब डॉट दिए जलाए थे, तेल के दिए, घी के, मोम के, आइन में से कोई नहीं। तो आप कहोगे सर घी के दिए जलाए थे, क्योंकि हमने इस कहानी में देखा है कि दरोगा जी का जब जमाना चल रहा था, जब अच्छे खासे मुद्रा आ रहे थे, तो ये मुंशी जी भी घी के दिए जला रहे थे, राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला है मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया था। तो मेरे प्यारे साथी याद रखना यह कीमती घोड़ी बेचकर, यानी तुर्की घोड़ा जो दरोगा जी के द्वारा 7 रुपए में खरीदा गया था अंग्रेजों के मोल भाव पे, है ना, तो इसी कीमती तुर्की घोड़े को बेचकर इनका अंतिम श्राद्ध जो है धूमधाम से मनाया गया। अगला है श्री पूजन सहाय का जन्म कब होता है प्यारे बच्चे। तो हमने अभी बताया है कि 1893 में होता है। यदि आपसे पूछा जाए कहाँ पे होता है तो ये भी याद रखिएगा बच्चों, बिहार में होता है। बिहार में कहाँ, तो ये बक्सर में होता है, ठीक ना, ये बिहार के बक्सर में होता है।
नेक्स्ट है कहानी का प्लॉट के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, कहानी के प्लॉट के लेखक कौन है। अभी हमने जाना प्यारे शिवपूजन सहाय के बारे में। ये जो शिवपूजन सहाय है ना, यही है आपके कहानी का प्लॉट के लेखक। अगला है थानेदार की कमाई और डॉट डॉट का तापना बराबर होता है बच्चों, तो यह फूस का तापना। हमने अभी इसी कहानी में देखा है कि जब लोगों के पास ये जाती थी भगजुगनी कुछ खाने के लिए मांगने, तो लोग क्या कहता था कि देख रहे हो ना, दरोगा की कमाई और फूस का तापना बराबर होता है। यही कारण है कि ये अमीर लोग आज गरीब हो गए हैं। ठीक ना, चलो नेक्स्ट है मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पे काज कर रहे थे। तो बच्चे किस काज पद पे काज करते मर गए। तो बच्चे आप कहोगे सर ये दरोगा जी थे, दरोगा के पद पे काज रहते करते हुए क्या कर गए, मर गए। बताओ जी, बहुत बढ़िया। आप तमाम बच्चे भी कमेंट में आप अपना आंसर लिखते चले। भाई आंसर लिखोगे तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन में ही डिवीजन है। बुढ़ापे में मुंशी जी को कोढ़ में डॉट डॉट की तरह एक लड़की हो गई। तो कोढ़ में हम कहे खाज, मतलब एक कोढ़ ऑलरेडी बहुत खराब बीमारी होता ही है, और जब कोढ़ में खाज हो जाए ना तो समझो और घटिया बीमारी हो जाएगा बच्चों। तो ये कोढ़ में हम खाज कर सकते हैं प्यारे। राइट आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ लोगों के कथा अनुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है। तो प्यारे साथियों, जब मुंशी जी अपनी पुत्री का विवाह सेट करने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो बहुत सारे गांव मोहल्ले के लोग क्या कह रहे थे, याद है ना। लोग कह रहे थे कि गरीब घर की जो लड़की होती है ना, ये होती है चटोर और कंजूस। क्या होती है बच्चे, चटोर और कंजूस होती है। अगला है अंत में भगजुगनी किसकी पत्नी बनकर रह जाती है। तो पहले तो 42-43 साल के एक वृद्ध युवक से शादी होता है। जैसे वह युवक मर जाता है तो बाद में वह जो भगजुगनी है ना, अपने ही सौतेले बेटे का पत्नी बनकर रह जाती है प्यारे बच्चे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है इस युग में डॉट डॉट ही प्रबला हो रही है। तो प्यारे बच्चे, इस युग में ना जो अबला है, अबला मतलब जो मजबूत नारी है, वही आज प्रबला यानी दुर्बल नारी बनते जा रही है। तो राइट आंसर प्यारे प्यारे साथी ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था प्यारे बच्चे। तो ये तो इसमें टाइम लगाने की जरूरत है नहीं, ये तो आप लोग भी जानते हो। मुंशी जी के पुत्री का नाम क्या था बच्चों, भगजोगनी था, जो कि भाग की मारी थी। अगला तिलक दहेज के ज़माने में डॉट डॉट पैदा करना बड़ी मूर्खता है। तो प्यारे बच्चे, इसमें बताए गए हैं कि जब तिलक दहेज का ज़माना चल रहा हो, अब तो ऐसा हो गया ना कि पहले 1-2 लाख दहेज में काम चल रहा था, अब लोग 5 लाख, 10 लाख, 12-20 लाख, 50 लाख तक भी मांगते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अभी के ज़माने में, दहेज वाली ज़माने में बेटी पैदा करना मूर्खता है, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। उसके बाद में दरोगा जी की घोड़ी कितने रुपए की थी प्यारे प्यारे साथियों। तो दरोगा जी की जो घोड़ी थी ना, ये 7 रुपए की थी। कितने रुपए की थी, आप कहोगे जी 7 रुपए की थी। अगला है किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं होता। रफूगर का मतलब क्या हुआ बेटो, जल्दी बताओ बेटा, क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। अरे नहीं मालूम, रफूगर का मतलब होता है, रफूगर मतलब सिलने वाला। जैसे कपड़ा कहीं पे फट जाती है ना, थोड़ा सा अगर ऐसे गोल फट जाते हैं तो उसको रफूगर कहा जाता है, रफू किया जाता है। तो उसी को रफूगर मतलब किस्मत के फटी हुई चादर को कोई सिलने वाला नहीं होता है। किसकी दवा नहीं होती है प्यारे बच्चे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20। तो ये युग धर्म की कोई दवा नहीं होती। युग धर्म के मतलब हुआ कि जो युग में प्रकृति के द्वारा निश्चित है कि ये होना ही होना है, तो भाई क्या इसमें कोई सुधार कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी कैसी होती है। तो प्यारे साथियों, आपको बता दें कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई जो गरीबी होती है ना, ये बहुत जहरीली होती है, बहुत जहरीली होती है, बहुत दुख देती है। क्योंकि जो लोग बहुत सारे सुख सुविधाओं को मतलब कि लिए होंगे, सुख सुविधा से फ़ायदा उठाए होंगे, वे लोग को जब वे सुविधाएं नहीं मिलती है तो बहुत दुख मिलता है उनको, ठीक ना। नेक्स्ट है भगजोगनी थी प्यारे बच्चे। तो भगजोगनी गरीब की चक्की में पिसी हुई एक भाग्य की मारी थी, है ना। गरीब की चक्की में पिसी हुई एक भाग्य की मारी थी। क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चे ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल आप भाग्य की मारी नहीं लिख सकते हैं, गरीब की चक्की में पिसी हुई मार सकते हैं। मुंशी जी की कौन सी बीमारी थी प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे हालांकि आपको बता दें कि इनमें से कोई नहीं यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। मुंशी जी को किसी प्रकार का प्यारे बच्चों बीमारी नहीं था। बचपन में शिवपूजन सहाय का नाम क्या था। हमने अभी अभी इसी पाठ के माध्यम से बताया है
यह भोलानाथ था शिवपूजन सहाय जी का बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चे? तो शिवपूजन सहाय मारकर आप लोग आओगे। नेक्स्ट है शिवपूजन सहाय ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? तो मेरे प्यारे साथी याद रखना, बालक का भी इन्होंने संपादन किया है, साथ ही मारवाड़ी सुधार का भी प्रतिपादन किया है, मतवाला का भी किया है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों हम लोग किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, इनमें से सभी। अब है देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? अरे भाई आपको बताए हैं ना, इनके द्वारा मात्र एक सुप्रसिद्ध उपन्यास की रचना की गई है जिसका नाम है प्यारे देहाती दुनिया। क्या नाम है? देहाती दुनिया। और ये किसका उपन्यास है? तो आप कहोगे सर शिवपूजन सहाय का है। किसका है जी? शिवपूजन सहाय का है। ठीक ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगजुगनी का दूसरा पति कौन है? प्यारे साथी ये 2021 में भी पूछा गया है। तो आपको बता दें कि लक्ष्मण है, सूरज है, पड़ोस का एक युवक है, या उसका सौतेला बेटा है, तो बेटा उसी का सौतेला बेटा है ना? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जी? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, आप लोग बहुत बढ़िया आंसर किए हो। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक किए गए तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भी बहुत सिलसिलेवार आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से आंसर किए होंगे। प्यारे बच्चों, आज की समझदार सी क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग। कहानी का प्लॉट, इस चैप्टर को बड़े ही मज़ेदार तरीके से हमने पढ़ा। साथ ही इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, इन तमाम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने किया है। अब आपका जो होमवर्क है प्यारे बच्चों नायक बैच के अंतर्गत, सबसे पहले आपको इसको क्या करना है? नोट में अपलोड कर लेना है, नोट में ऐड कर लीजिएगा, तमाम क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करके जा रहे हैं जिसका है 9, 2, 11 होना का अर्थ होता है। ठीक है, 9, 2, 11 होना का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में है भाग जाना, बी में है पछताना, सी में है शिकायत करना, और डी में है प्यारे बच्चे गिनती करना। ठीक है, तो आपको 4 विकल्प दिए जा चुके हैं। 9, 2, 11 होना का अर्थ क्या होगा? भाग जाना, पछताना, शिकायत करना, या फिर काउंटिंग अर्थात गिनती करना। आपको इसका आंसर क्या लगता है प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको आज का यह मज़ेदार सी सेशन के अंतर्गत कहानी का प्लॉट, ये कहानी बड़े ही मज़ेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और साथ ही ये जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका भी आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो मैं मुकीम सर अगले क्लास में बहुत जल्द मिलने वाला हूं। प्यारे बच्चे, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने तमाम साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए मज़ेदार सी वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आपको क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।